हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले जो सेक्शन ए है इनके क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो जो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में आपको याद रखना है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर लास्ट में जो 9 के बाद आएगा ये नीचे आया हुआ है। क्वेश्चन 2, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:4:3। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज। ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो दे रखा है। तो देखिए इसका मैं पहले आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखिए सबसे छोटा एंगल है 2, तो जो 2 रेशियो इसको ऊपर लिख लेंगे। डिवाइड में तीनों जो रेशियो इनका सम, तीनों का सम जो आएगा 2 + 4 + 3 यानी कि 9। और मल्टीप्लाई में ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180। मल्टीप्लाई में कर लेंगे 180, 9 से काटेंगे 20 पे कटेगा, 20 और 2 की मल्टीप्लाई 40 डिग्री। स्मॉलेस्ट जो एंगल आएगा वो 40 डिग्री आएगा। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो पहले वाले रेशियो हटाने के लिए 2x, 4x, 3x और तीनों एंगल का सम 180 यहाँ पे करेंगे तो 9x = 180। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 180 डिवाइड में 9 यानी कि 20। हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो स्मॉलेस्ट एंगल है अपने पास 2x। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये दूसरा तरीका है, जैसे भी आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है सेकेंड क्वेश्चन का ये राइट होगा। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। यानी कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो कौन सा होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS। ये 5 तरीके हैं जिससे हम जो है ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें से जो सी ऑप्शन ही अपने पास नहीं है, तो इसमें जो सी वाला क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग। यानी कि जो है ये जो है कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का। इसमें जो है सी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन 4, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी। देखिए ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी हैं, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना इन जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सी तीसरी साइड नहीं हो सकती, यानी तीसरी साइड कौन सी नहीं हो सकती। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड का सम हमेशा जो है, कोई भी 2 साइड है, मान लिया एक साइड x हो गई एक y हो गई, तो उन साइड का सम तीसरी से क्या होना चाहिए बड़ा। अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ तो देखिए अगर मैं 3.6 में अगर 1.5 को ऐड करूँगा तो ये 5.1 आएगा। तो 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा हो गया, सभी चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लास्ट वाली लेता हूँ तो इसको मैं 3.4 को जब 1.5 में ऐड करता हूँ तो 4.9 आ रहा है। और ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब 4.9 जो है तीसरी साइड से बड़ा है ही नहीं, वो क्या है छोटा है। तो इसका मतलब जो साइड कौन सी नहीं हो सकती इसमें डी ऑप्शन वाली। क्वेश्चन 5 है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के जो 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा एंगल निकालना है। तो जो आपको पता होगा क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का जो जोड़ होता है, यानी कि जो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर के, उन सभी का सम कितना हो जाएगा 360। चौथे एंगल को हमने मान लिया x = 360। अब जब इन सभी को जोड़ेंगे 75 को, 90 को और 75 को, तो यह आएगा आपका 240। अब हमें तीसरा एंगल निकालना है तो x को इधर रख लेंगे, 240 इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जो चौथा एंगल आएगा कितना आ जाएगा 120 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 6, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि जो है एक सर्कल की जो 2 कोड हैं बराबर दे रखी हैं, तो वो क्या हमेशा सेंटर के ऊपर बराबर एंगल बनाएंगी। ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख रखी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर अलग अलग ट्रायंगल है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हैं, तो उनकी जो दोनों कोड हैं वो बराबर हैं। तो याद रखना आपको 2 कोड अगर बराबर हैं, चाहे वो एक सर्कल की हो चाहे वो अलग अलग सर्कल हो, लेकिन उनकी दोनों सर्कल क्या हो बराबर हों, तो हमेशा क्या बनाएंगे इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन 7, द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना आपको। अब जो
ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्या देखिए, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10, बेस दे रखा है 8। पहले आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर को मान लिया मैंने x। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जोड़ करेंगे और इसको इक्वल रख देंगे 10 के स्क्वायर के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 164, इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x आ गया ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जो परपेंडिकुलर ये 6 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर 6 है, बेस अपने पास 8 है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है हाइट। तो अपने पास जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर आ गई, बेस अपने पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया में निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस को लिख लिया 8, हाइट को लिख लिया मैंने 6। सोल्व करेंगे 2 से काटूंगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 24, और सेंटीमीटर में है ये तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। देखिए, इफ ए कोण इन ए कोण इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी। यदि एक कोण की रेडियस को आधा कर दिया जाए और उसकी हाइट को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं नया वॉल्यूम की बात करूँ, वी डैश मान लिया मैंने इसको। अगर इसने बोला है कि यहाँ पर रेडियस को क्या कर दिया आधा, तो रेडियस को मैं आधा कर लेता हूँ और इसका स्क्वायर, और हाइट को मैं क्या कर लेता हूँ डबल 2h। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 2h। अब देखिए यहाँ पे 2 से इससे कट जाएगा, ये कितने पे कट जाएगा अपना 2 पे। अब यहाँ पे मैं देखिए 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पहले वाला वॉल्यूम है। ब्रैकेट में इसके बाहर क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब जो नया वॉल्यूम आएगा ये पहले वाले वॉल्यूम का क्या हो जाएगा आधा। आपको याद रखना है, जो नया वॉल्यूम है न्यू वॉल्यूम वो आधा है किसका ओल्ड वॉल्यूम का। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो नया वॉल्यूम बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे आपको देखिए क्लास मार्क्स बताना है 130 और 150 का। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 280, और 280 का आधा कितना होता है 140। तो इनका जो क्लास मार्क आएगा वो कितना आ जाएगा 140। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए 10 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ए क्लास 25 से 45। तो एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाली क्लास इंटरवल है उसका जो है डिफरेंस कितना है 5, इसका भी 5 है, इसका 10 है, इसका 20 है और इसका 35 कितना है 30। तो अगर हमें 25 और 45 का जो एडजस्टेड वो बतानी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो सबसे जो पहले वाले इंटरवल है क्लास इंटरवल, इनका मिनिमम डिफरेंस कितना है बीच का 5 का। तो 5 को मैं ऊपर लिख लूँगा, जिसका हमें निकालना है उसका जो 25 और 45 का डिफरेंस कितना होगा 20, वो नीचे लिख लूँगा, और मल्टीप्लाई में उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई में कर दूंगा। अब सोल्व करेंगे तो कितने पे कट जाएगा ये आपका 4। पहले तो 4 पे कटेगा 5 से 20, और फिर 4 जो है 8 को काट देगा 2 के ऊपर। तो इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी क्वेश्चन नंबर 10 की, ये कितने आ जाएगी अपने पास है 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, होल जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। इंटीजर आपके माइनस के भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है और प्लस के भी, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा यहाँ पे 1। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर बताना है। एक ऐसा नंबर बताइए स्मॉलेस्ट जो प्राइम भी है और इवन भी है। ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। ज़रूर क्वेश्चन में जो है इसका आंसर दें कि स्मॉलेस्ट प्राइम और इवन नंबर। याद रखना प्राइम भी होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए। क्वेश्चन 12 है, कोफिशिएंट बताना एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पूछे ना, तो उसको जिसका कोफिशिएंट पूछे ना उसको छोड़ के जो बच गया वो अपना कोफिशिएंट है। तो आपने उसको छोड़ने के बाद क्या बच गया माइनस, और माइनस अकेला होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन।
-1। क्वेश्चन 13 है जो है वैल्यू बतानी है इसमें, अगर x की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे जो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ 0 रख लीजिए। तो 5 × 0, फिर आगे क्या है -4 × 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे और प्लस में क्या है 3, तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0, प्लस में 3, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो इस जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी तो कितनी आ जाएगी अपने पास 3, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 12। पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया कोण का होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कोण बना लेता हूँ। देखिए कोण है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, ये होता है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होगा अपना हो गया πr/l प्लस में πr स्क्वायर। यदि πr को कॉमन लेते हैं तो πr × r प्लस l, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। अब अगर नया टोटल सरफेस एरिया निकालना है न्यू, ठीक है, न्यू टोटल सरफेस एरिया। अब इसने क्या बोला है, यदि जो रेडियस है इसको आधा कर दे और स्लैंट हाइट को डबल कर दे, तो रेडियस को डबल जो है आधा कर लेते हैं r × π × r/2 × r को आधा कर दिया, प्लस में स्लैंट हाइट को डबल कर दिया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से जो मैं क्या ले लेता हूँ, दो को जो है क्या ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे π × r/2, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया r प्लस में 4l, r प्लस में 4l, ठीक है। या तो आप 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 1/2 को नहीं लेना कॉमन, क्या लेना है यहाँ पे आपको 2 को। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन लूँगा तो ये r/2 है, r/4 हो जाएगा, प्लस में जो 2l है ये l बचेगा ओनली, मैंने 2 को कॉमन लिया है। 2 को जब r/2 में से कॉमन लूँगा तो r/4 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो अब दोबारा देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या बचेगा, एक तो बचेगा पाई, एक बचेगा r, ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पे एक तो बचेगा अपने पास l और एक बचेगा r/4। ये जो है अपना नया टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दोबारा से इसको बैक करके समझेंगे ना तो बिल्कुल फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रायंगल में ए और BC बराबर हैं, बी एंगल की वैल्यू 80 डिग्री है, ए की बतानी है। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रा कर लिया, इसका यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं ABC। अपने पास यहाँ पे AB और BC बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये जो एंगल है ये अपने पास कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का एंगल ये बताना है। तो देखिए ये अपने पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया जिसमें दो साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो एंगल A और C भी क्या हो गए, बराबर, दोनों का मैंने मान लिया x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस में 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। x और x 2x हो गया, c इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके 100 को डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और x की वैल्यू हमने एंगल A के बराबर मानी थी, तो एंगल A बराबर एंगल जो है x इज इक्वल टू 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के जो सभी अंदर के एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर ट्रायंगल का पूछ ले तो ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन 17 है, यहाँ पे देखिए ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AB जो है एक डायमीटर है और जो सर्कल है ये सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है ये अंदर की तरफ जो है इसको पूरा टच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो एक बड़ा सर्कल बना लिया, थोड़ा समझने में आसानी हो। अब इसने बोला कि जो AB है वो डायमीटर है, तो मैं पहले AB को डायमीटर बना लेता हूँ, AB। अब बाकी साइडों को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, बाकी जो साइड हैं अब उनको देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है ABCD। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी जो एक C पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे C ले लेता हूँ, कहीं पे भी जो मैं है D पॉइंट ले लेता हूँ। जैसा भी आपको, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे ना वैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए B को C से ज्वाइन कर दिया, C को D से कर दिया और A को D से कर दिया। अब इसने बोला है कि ADC 140 डिग्री का है, यानी कि ADC 140 डिग्री का एंगल है। आपको BAC बताना है, तो BAC, अब BAC के लिए तभी आएगा जब मैं A को C से ज्वाइन करूँगा, तभी अपने पास ये आएगा एंगल BAC। अब आ चुका है, ये एंगल हमें बताना है।
ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसकी खासियत होती है कि उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। तो अगर डी एंगल 140 का है तो बी ऑटोमेटिकली कितने का होगा, 40 का, क्योंकि एंगल बी प्लस में एंगल डी का सम 180 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। और अपने पास हमें डी का पता ही है, डी 140 का है, 140 का तो आगे जाके माइनस का होगा, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। अब ये जो है 40 का आ गया। अब हमें ऊपर ये जो है ये निकालना है, इसको मैंने मान लिया एक्स। अब देखिए अगर ए बी एक डायमीटर है तो एंगल जो सी यहाँ पे एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो एंगल सी पे, जो सी पॉइंट पे ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बस अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एंगल एक्स प्लस में 40 प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। अब 90 और 40 130 होते हैं, 130 आगे जाके जो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये जो एंगल आया अपना बी ए सी 50 डिग्री का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 50 डिग्री। क्वेश्चन 18 है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर, यानी कि सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें अगर मैं जो ऊपर की तरफ एक एंगल बना दिया, फिर यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, यानी कि सभी सेम सेगमेंट के अंदर हैं, ये सारे जो एंगल ऊपर वाले क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि बराबर। क्वेश्चन 19 का देखिए यहाँ पे अपने पास क्या दे रखे हैं, असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें एंगल √2 की वैल्यू, √3 की और √5 की वैल्यू अपने पास दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो √2 की वैल्यू ये होती ही नहीं है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इसने आगे जो वैल्यू दे रखी है 1.414, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी पहले ही गलत हो गई, क्योंकि ये क्या है, फॉल्स है। और √5 बराबर नहीं होता √2 प्लस √3 की, ये भी क्या है, गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज एग्जिट, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा आएगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी क्या है, गलत है, लेकिन दूसरी क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना, यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 20 में यहाँ पे दे रखा है, असर्शन दे रखा है अपने पास, असर्शन अभिकथन बोलते हैं इसको हिंदी में। क्वेश्चन है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इट इज ए डायमीटर। यहाँ पे बता रखा है कि जो कोड है वो रेडियस की डबल है, तो ये एक डायमीटर होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर ही होता है, और डायमीटर भी क्या है, कोड है। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी ट्रू है। रीजन दे रखा है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर, यानी कि जो लॉन्गेस्ट कोड है जो सर्कल है उसकी क्या होगी, डायमीटर होगी। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, और ये इसको जो है एक्सप्लेन भी कर रही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में ए ऑप्शन, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में क्या बोला गया है, देखिए पहला क्वेश्चन तो 2 नंबर की क्वेश्चन है। आपको जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो जब भी किसी 6 रेशनल नंबर बताने हो तो उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से डिवाइड। आपको पूछेंगे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड क्यों किया है। अगर 6 पूछे ना तो 7 से कर लीजिए, 8 पूछे तो 9 से कर लीजिए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 7 से 7 कट जाएगा, 3 बचेगा। इस प्रकार इसलिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये अब भी 3 है। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, 21/7 और अगला नंबर आ गया 28 डिवाइड में 7। अब इनके बीच के सारे नंबर लिख लीजिए। 22 के नीचे 7 लिखना ज़रूरी है। 23 डिवाइड में 7, 24 डिवाइड में 7, 25 डिवाइड में 7 और 26 डिवाइड में 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक और लिख देंगे 27 डिवाइड में 7। ये टोटल अपने पास जो रेशनल नंबर आ चुके हैं, जो है 6 रेशनल नंबर आ चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ये याद रखना। अगर इनको आप 3 और 4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना तो भी अपना आंसर सही है, ये टेंशन मत लो। क्वेश्चन 22 का यहाँ पे इनको सोल्व करना है, तो क्या करना है, पहले 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस में अब 3 की जो है √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2, प्लस में अब √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, √3 की √2 से करेंगे तो प्लस में √6। ये जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्लस में 3√2 प्लस में 2√3 प्लस में √6। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रहेगा, इसको सोल्व करना है।
125 जो आपको पता होगा 5 का क्यूब होता है और इसकी पावर क्या है -1/3। अब पावर जब भी पावर की पावर होती हैं तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, तो 5 की पावर क्या बचेगी -1। और जब पावर माइनस में आती है तो उसको प्लस का बनाने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/5। क्वेश्चन 23 है, यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब होता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 - 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 3 से इसको डिवाइड। तो जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, 2 माइनस में √3। लेकिन नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा 2 - √3। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, और 4 - 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 - √3। 1 लिखने की यहाँ पे कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। क्वेश्चन 24, यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है इसको सोल्व करना। अब इसकी मल्टीप्लाई मत करने लग जाना कहीं आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करने लग जाओ, क्योंकि आप बड़ी क्लास में है, 9th क्लास में हो आप, ये तरीका छोटे बच्चे करते हैं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन दिया है तो किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे क्या करो, 103 को लिख दो 100 प्लस में 3, और 107 को लिख दो 100 प्लस में 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे वैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, क्या होता है कि x + a इंटू x प्लस में b आ जाए तो ये होगा x² प्लस में a प्लस में b x प्लस में ab। तो या फिर दूसरा तरीका है कि आप नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए। बाकी अगर इसका यूज़ करेंगे तो x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, a है 3 b है 7, 3 प्लस में 7 मल्टीप्लाई में x कितना अपना 100 प्लस में ab 3 मल्टीप्लाई में 7। अब सोल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 3 प्लस में 4 कितना, 3 प्लस में 7 कितना होगा 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई 1000, प्लस में 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21। 10,000 और 1000 11,000, 11,000 में जब 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11,021। दूसरा तरीका अगर आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 प्लस में 3 इंटू 100 प्लस में 7। आप नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 के 100 से, 100 की 7 से, 3 की 100 से, 3 की 7 से। क्वेश्चन 25 है, यहाँ पे देखिए x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो आपको पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी, क्या होगा k की वैल्यू बतानी, सॉरी। यहाँ पे देखिए अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1, 1 की जो है वैल्यू इसमें रखेंगे, इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k, और ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 प्लस में k = 0, 1 प्लस में 1 2 होते हैं, 2 इधर प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -2। इसी की ओर में क्वेश्चन है, यदि जो है x - 1 आपको जो है फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, x - 3 जो इसका फैक्टर है, तो इस पोलिनोमियल को सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो x - 3 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे x = 3 इसको क्या हो गया कि 0 हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बस क्या करना है, x = 3 को इस पोलिनोमियल के अंदर रखना है। तो देखिए सबसे पहले x³ यानी कि 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू x² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में x का मतलब क्या है 3 और प्लस में 6। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 4 से मल्टीप्लाई 36, प्लस में 3 प्लस में 6। अब 27 प्लस का 3 प्लस का 30 और 6 प्लस का 36, 36 में से अगर 36 घटाएंगे माइनस का तो कितना बचेगा 0। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 0। और यहाँ पे जो है आपको चेक करना था कि ये फैक्टर है क्या, तो अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या अपने इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का है 12x² - 7x प्लस में 1 के जो आपको क्या निकालने हैं फैक्टर। तो पहले 12 और 1 की मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है ax² प्लस bx प्लस में c। पहले x² का कोफिशिएंट को कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए उनका जोड़ या घटा बीच वाले के क्या हो बराबर। तो देखिए यहाँ पे 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 12 के फैक्टर या तो होते हैं 1 और 12 या होते हैं 3 और 4। 1 और 12 को जोड़ेंगे 13 आएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, लेकिन हमें तो -7 चाहिए।
3 और 4 को जोड़ते हैं, घटाते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7। तो इसका मतलब इसके 3 और 4 क्या है, फैक्टर हैं, लेकिन दोनों माइनस के लेने हमें। तो 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस में 1। अब पहले वाले में से कॉमन ले लिया 3x, अंदर बच गया 4x माइनस में 1। आगे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4x माइनस 1। अब दोनों में से 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा 3x माइनस में 1। जिसके बाहर कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर आ गए, 4x माइनस 1, 3x माइनस में 1। क्वेश्चन 27 है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरी है जिसकी रेडियस दे रखी है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो रेडियस दे रखी है अपने पास, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, वैसे तो वॉल्यूम जो है पूरा अगर अपने पास स्पेयर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। लेकिन ये क्या है, हेमिस्फीयर है, आधा है, तो वॉल्यूम भी आधा कर देंगे 2/3 πr³। अब सोल्व कर लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू या तो आप 3.4 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, या फिर ले लीजिए 22/7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, चलो 22/7 लिख लेता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई में r का क्यूब 3.1 मल्टीप्लाई में 3.1 मल्टीप्लाई में 3.1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 89.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये स्पेयर के लिए है। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और भी दे रखा है। क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है अपने पास। अपन यहाँ पे जो एक कोण दिया गया है, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr × r + l। तो अपने पास यहाँ पे डायमीटर है 24 है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर की आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर। और अपने पास जो स्लैंट हाइट है l, इसकी वैल्यू है 21। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, πr × r + में l। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है अपने पास 12 इंटू r + में l यानी कि 12 प्लस में r की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 और l की वैल्यू कितनी है 21। अब सोल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई में 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे तो 33। अब इसको सोल्व कर लीजिए, डेसिमल में अपना आंसर आएगा। ये आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये 7 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 का यहाँ पे दे रखा है, फैक्टराइज करना है इसको। 27y³ प्लस में 125z³। तो आपको जो है इसको लिखना है, क्या इसको लिखना है यहाँ पे, देखिए 27, पहले मैं थोड़ा सा वो नीचे कर लेता हूँ। देखिए 27y³ का मतलब क्या है, ये पे 3y³ प्लस में 125 को लिखते हैं 5 का क्यूब 5z³। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³ का, या फिर x³ प्लस y³। यानी कि यहाँ पे x³ प्लस y³ का फॉर्मूला है, ये होता है x प्लस में y इंटू x² माइनस xy प्लस में y²। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस y का मतलब क्या है कि 3y y और z में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास है 3y प्लस में 5z इंटू एक्स का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y² माइनस x और y की मल्टीप्लाई माइनस में 15yz प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर 25z² और ब्रैकेट क्लोज। ये अपना फॉर्मूला है जो है, इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टराइज बनेंगे। 29 का यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। अपने पास जो है यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, टेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऊपर टेबल बना लेता हूँ, क्वेश्चन 29 वाला कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना ली। 4 फैक्टर इसने पूछे, इसके 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट बना लेते हैं। देखिए आप x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, y आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है 6। देखिए आप कुछ भी आपकी मर्जी हो ना वो रख सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अब मैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख लूँ 1, y की अगर मैं वैल्यू 1 रखूँगा तो 2 बचेगा, 2 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए मैं दोबारा से अगर बैक कर लेता हूँ, कितना आएगा 1 और 4।
अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 4, 4 आगे जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 2, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। अब यहाँ पे इसके 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0 3, x को पहले लिखना, y को बाद में। दूसरा सॉल्यूशन इसका 6 0, तीसरा है इसको 4 1, और चौथा है 2 और 2। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ज़रूरी नहीं है आपका यही आंसर हो, आप और भी कोई अगर आंसर लिखते हैं तो वो भी आपका क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 वाला। 30 वाला यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। अगर x और y दे रखा है अपने पास, तो बस क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है बस। तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस में 3 बराबर k, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, k की वैल्यू आएगी अपने पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, इसके फैक्टराइज करने आपको, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x क्यूब प्लस में 3y क्यूब प्लस में आगे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू 3y प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 3y का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3y स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का क्यूब। ये डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब जो डायरेक्ट जो इसका आंसर क्या बनेगा, 2x प्लस में 3y का क्यूब, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। 2x प्लस में 3y का क्यूब, यानी कि 3x नहीं 2x, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा 2x प्लस में 3y का क्यूब, 2x प्लस में 3y का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है, इसको आप 3 बार लिख लीजिए, 2x प्लस में 3y इंटू 2x प्लस में 3y इंटू 2x प्लस में 3y, यानी ये जो इसके टोटल जो है 3 फैक्टर बनेंगे। और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 27z क्यूब माइनस में 18xyz। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3z क्यूब माइनस में 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। और वैसे ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, देखिए x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 3xyz। तो ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस वाई प्लस में z, और इसके आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो एक डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो इसको फार्मूला लिख देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास 2x प्लस में y प्लस में 3z इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, जेड है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर माइनस में एक्स वाई यानी कि 2x और y का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2xy माइनस में y और 3z की मल्टीप्लाई 3yz माइनस में xz, तो 2x और 3z की मल्टीप्लाई 6xz। तो ये जो है डायरेक्ट इसके फैक्टर बनेंगे। सेक्शन डी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है अपने पास। 32 का क्वेश्चन क्या है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यदि सी ए और बी के बीच में लाइक करता है, ए सी और बी सी बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ए सी ए बी का क्या आधा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। लाइन सेगमेंट ले ली मैंने, यहाँ पे इसका नाम है ए और बी, इसके बीच में पॉइंट है सी। अब इसने ए सी और ए बी को बराबर लिख रखा है, ए सी और बी सी को, तो यहाँ पे ए सी बराबर है बी सी, ए सी और बी सी क्या है बराबर। मैं दोनों साइड जो है ए सी को ऐड कर लेता हूँ, तो ए सी प्लस में ए सी, जब भी दोनों साइड अगर सेम चीज़ ऐड करते हैं तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए सी दोनों साइड मैंने ए सी ऐड कर लिया, ए सी और ए सी यहाँ पे तो हो गया 2AC, और जब ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ए बी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ए सी के आगे जाके जो है क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो ये 2 आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब जो ए सी है वो क्या है, हाफ है किसका, ए बी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन
3। इन द फिगर यानी कि जो फिगर है उसके अंदर जो है एक्स वाई और एम एन जेड जो है एक दूसरे को वो पे काटते हैं। पी ओ वाई जो है 90 डिग्री का एंगल है अपने पास। ए और बी का रेशियो है 2:3। सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए अपने पास ए और बी का रेशियो दे रखा है, कितना है 2:3। तो इसको मैंने मान लिया 2x, ये हो गया 3x और ये है 90 डिग्री। तो सभी का सम कर लेते हैं। 3x प्लस में 2x प्लस में 90 बराबर 180। 2x और 3x 5x, 90 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। ये 180 क्यों आया है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को लीनियर पेयर बोलते हैं। एक लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उन सभी का सम 180 होता है। 5 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड कर देगा इसको। 90 को जब हम 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 18। तो इसका मतलब पहला एंगल 2x, 18 का डबल 36, ये तो है 36 डिग्री का। ये 3x, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 3 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा 54 डिग्री। हमें सी निकालना है। तो फिर से अपने पास एक लाइन दे रखी है मन, इसके ऊपर दो एंगल है बी और सी, दोनों का सम 180 होगा। बी प्लस में सी बराबर 180, लीनियर पेयर। बी अपने पास 54 है, सी हमें निकालना है। तो सी आगे जो है सी को एक साइड रख लिया, 54 इधर प्लस का, आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो सी अपने पास कितना आ जाएगा 126 डिग्री। या फिर एक दूसरा तरीका अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। सी के सामने जो एंगल है ये अपने पास ऊपर वाला 36 और जब 90 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 126। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी के ओर में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी डी पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का है। पी आर डी अपने पास 127 डिग्री का। एक्स और वाई निकालना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब एक्स भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा? अल्टरनेट एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं इसलिए एक्स अपना 50 का आ गया। वाई का आपको निकालना है तो ये 27 का है, तो ये एंगल भी कितना होगा जो 127 का, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब जो 50 प्लस में वाई बराबर 127, ये भी अल्टरनेट एंगल है। 50 इधर प्लस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो जब 127 में से 50 को जब माइनस करें कितना आएगा 77 डिग्री। तो इसका मतलब वाई जो है 77 डिग्री का है, एक्स 50 डिग्री का है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 34। क्वेश्चन देखिए 34 का। आपको एरिया निकालना है। ट्रायंगल की दो साइड 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसकी एक साइड 18 है, एक 10 है, टोटल 42 है। तो पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तीसरी को मैंने मान लिया सी। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक जो है कितना है 42। ए अपने पास 18 है, बी जो है सी अपने पास 10 है, सॉरी बी अपने पास 10 है। ठीक है। तो यहाँ पे 18 प्लस में 10 प्लस में सी बराबर 42। 18 और 10 कितने होता है 28। 28 आगे जाके जो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड भी अपने पास आ गई। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले हमें जो है क्या निकालना है अपने पास सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 42 है, सेमी पेरीमीटर इसका आधा कर लेंगे 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। सारी साइड हमें पता है ए बी सी। ए जो है अपने पास कितनी है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए है अपने पास 18, बी है 10 और सी अभी निकाल ली है, सी कितनी है 14। अब इरोन्स फार्मूला यूज़ करना है एरिया निकालने के लिए। एरिया के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। एस अपने पास 21 है, 21 माइनस में पहली साइड यानी कि 18, 21 में से 18 घटाएंगे 3। एस माइनस में भी 21 में से 10 घटाएंगे 11। 21 माइनस सी यानी कि 21 माइनस में 14 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 7 और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 21 तो है ही, अब 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या बन जाएगा 21। 21 दो बार आया हुआ है तो दो जब भी दो नंबर आते हैं तो उसमें से एक को बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा रूट 11। तो 21 रूट 11 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दे रखा है 34 के ही। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। राइट सर्कुलर कोण का स्लैंट हाइट दे रखी है और इसका बेस दे रखा है। तो स्लैंट जो है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 है,
आर अपने पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में एल अपने पास 10। सोल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 35 में। देखिए यहाँ पे अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACDB AC और ए जो है AD बराबर है। AB एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर है। आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं और BC और BD के बारे में बताना है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BC और BD भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ऊपर और नीचे वाला, तो इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले तो जो AC है वो क्या है D के बराबर, क्योंकि ये क्या है गिवन। ऊपर वाले एंगल का नाम मैंने 1 लिख लिया, नीचे वाले का 2। एंगल एक जो एंगल क्या होगा 2 के बराबर, क्यों होगा, क्योंकि जो AB है वो एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये भी आप गिवन लिख सकते हैं। और जो बीच वाली साइड है AB और AB, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD। आपको प्रॉपर्टी बतानी है कौन से जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि किस क्राइटेरिया से कॉमन जो है कॉमन है एक तरीके से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड इसके बराबर है, बीच वाला एंगल बीच वाले के बराबर है, और जो ये एक साइड है बी, ये दोनों में क्या कॉमन है। इसका मतलब दो साइड बीच का एंगल। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये दोनों ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। लगभग मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको तो जो है कमेंट में इसका आंसर बताना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ब्रैकेट में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो साइड होंगी बची हुई BC बराबर क्या हो जाएगा, BD, यानी कि BC और BD भी क्या होंगी, बराबर। रीजन लिख देंगे CPCT, जिसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन E स्टार्ट हो गया है। सेक्शन E में क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगुलर साइड दे रखी है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रखी है। इसकी तीनों साइड दे रखी हैं, इसकी पैसे दे रखी हैं। लास्ट में जो है यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देना है। पेरीमीटर निकालना है, यूरोन्स फार्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल लिखना है। सबसे पहले पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइडों का सम। तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पे 122 प्लस में 22 प्लस में 120, यानी कि 264 मीटर, ये तो पेरीमीटर आ गया। दूसरे में यूरोन्स फार्मूला जो लिखना है, तो यूरोन्स फार्मूला एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और उस पूरे का स्क्वायर रूट, ये यूरोन्स फार्मूला हो गया। लास्ट वाले में इसका एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर है 264, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 264 का आधा करेंगे। 264 का आधा कितना होगा, 132 मीटर। अब एरिया निकालना है, S इंटू S का मतलब 132, 132 इंटू पहली साइड 132 में से 122 घटाएंगे तो 10 बचेगा। दूसरा 132 में से B यानी कि 22 घटाएंगे तो 110 बचेगा, इंटू S माइनस C यानी कि 132 में से तीसरी साइड घटाएंगे 120 से, यहाँ पे कितना बचेगा 12, और उस पूरे का स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट को सोल्व कर लेना। 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132 आएगा, 132 बाहर भी है तो 132 तो बाहर आ गया। अब 10 और एक जीरो लास्ट में है, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया। अब यहाँ पे कुछ प्राइस और दे रखे हैं, रुपए भी दे रखे हैं। रुपए किस हिसाब से दे रखे हैं कि यहाँ पे 1680 मीटर स्क्वायर रुपए लगते हैं 3 महीने के लिए। और जो अपना जो यहाँ पे इसने पूछा है, यानी कि कंपनी जो है 1680 मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए रुपए जो है ले रही है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए जो है 5000 रुपये लगते हैं। तो 3 महीने के लिए अगर इतने यूज करेंगे तो कितना लगेगा। तो इसका मतलब अगर 3 महीने के लिए उसको लेना है तो 1680 मल्टीप्लाई में 5000 मल्टीप्लाई में 3 महीने के लिए 3 डिवाइड में 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग रुपये आ जाएंगे अपने पास। यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 1 और उसके आगे 5 जीरो। अब देख लीजिए कितना बनेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 21 लाख रुपये जो है यहाँ पे उसको 3 महीने के लिए देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन 37। आपको फिगर को देखना है
और पहला बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फिर -3 और -5 जो है किसके कोऑर्डिनेट है, किस पॉइंट के, ये बताना है। फिर यहाँ पे जो है एब्सिस्सा जो दे रखा है उसमें जो है एब्सिस्सा बताना है पॉइंट डी का, और ऑर्डिनेट बताना है एच का। एब्सिस्सा होता है एक्स और ऑर्डिनेट होता है वाई। तो पहले मैं यहाँ पे आपको जो दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा इसको जूम करके। पहली चीज़ इसने क्या पूछी है, बी के कोऑर्डिनेट, यानी कि बी के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पहले एक्स की वैल्यू रखनी है -5, फिर वाई की रखनी है -2, ये बी के आ गए। दूसरा था डी का जो एब्सिस्सा बताना है डी का। तो पहले डी के जो पॉइंट लिख लेते हैं, पहले एक्स यानी कि 3 और वाई 2। अब डी का एब्सिस्सा बताना है यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है, तो डी के जो एब्सिस्सा क्या होगा 6। फिर हमसे पूछा था एच का कोऑर्डिनेट, एच में जो है वाई का जो है वाई की वैल्यू। तो पहले एक्स की कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -5 और -3। एच में जो है वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3, एच में कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखिए हमें एरिया निकालना है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयत कौन सी है एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे आयत बतानी है कि जो लाइन सेगमेंट है बी डी और एक्स एक्सिस, यानी कि रेक्टेंगल बना रहा है बी डी और एक्स एक्सिस का, तो उसका जो आपको एरिया बताना है। तो जो है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बी डी और एक्स कितना है। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए बी डी अपने पास जो है यहाँ पे दे रखी है, अपने पास कितना है, पहले तो इसकी लंबाई देख लीजिए, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ इसकी लंबाई देख लीजिए, यानी ये रेक्टेंगल बना रहा है, इसका एरिया बताना है। तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो है इसकी 2, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं चौड़ाई 2 है। लंबाई अगर हमें देखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में है बी से लेकर लाइन तक है 5, और फिर लाइन से लेकर यहाँ तक जो है अपनी कितनी है 6, 5 और 6 कितनी होगी 11, तो लेंथ 11 है। तो एरिया हमें बताना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ 11 मल्टीप्लाई में 2, 22 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि यहाँ पे जो है दे नहीं रखा अपने पास। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास 38 में क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है क्लास 9th का जिसके अंदर 40 बच्चे हैं, और उनमें जो है मंथ ऑफ बर्थ का जो है मंथ दे रखा है। नीचे आपको जो है बार ग्राफ को जो है ध्यान से देखना है। तो पहले बार ग्राफ को देख लीजिए एक बार, ठीक है। फरवरी में 3 बच्चे, जनवरी में 3 बच्चे, फरवरी में 4 बच्चे, मार्च में 2, अप्रैल में 2, यहाँ पे मई में 5 बच्चे, जून में 1, जुलाई में बच्चे 2, यहाँ पे अगस्त में 6 बच्चे, सितंबर में यहाँ पे 3 बच्चे, नेक्स्ट है अक्टूबर में 4, नवंबर में 4 और दिसंबर में 4। ये जो है बच्चे दे रखे हैं, कितने बच्चों का जन्म हुआ है। स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। तो नवंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने का हुआ है, 4 का। तो नवंबर में जो जन्मे बच्चे हैं 4 हैं, 4। नेक्स्ट है इन विच मंथ वन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, किस महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे जन्मे हैं। तो ये बच्चे जो सबसे ज़्यादा जन्मे हैं अगस्त में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त में जो है सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। थर्ड है नेम द मंथ इन विच 4 स्टूडेंट वर बोर्न, उन महीनों के नाम लिखिए जिसमें 4 बच्चे जन्मे हैं। तो 4 बच्चे आपको, एक तो फरवरी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 जन्म महीनों में जो बच्चे क्या है जन्मे हैं। आगे चलें, यदि हम लास्ट वाला है क्वेश्चन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन मई टू अगस्त, मई से लेकर अगस्त तक कितने बच्चों का जन्म हुआ है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए मई का काउंट कर लेते हैं। तो मई में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 5 का। मई में 5 बच्चों का जन्म, प्लस में मैं नीचे ही लिख लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मई में 5 बच्चों का जन्म, प्लस में मई के बाद में जो है जून में 1 बच्चे का, जुलाई में 2 बच्चों का और अगस्त में 6 बच्चों का। तो यहाँ पे मई से लेकर अगस्त तक जो है कितने बच्चों का जन्म हुआ है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14 जो है स्टूडेंट है बच्चों का क्या हुआ है जन्म। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे वीडियो के बीच में जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन है वो। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं।
मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो उसकी आईडी मैं आपको बता देता हूँ, MS एजुकेशन TV। ये जो है आईडी है मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की, और ईमेल आईडी भी है। वहाँ पे आप कोई भी जो हेल्प चाहिए आपको तो यहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF यदि आपको डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।